तो आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीक इंटरेक्शन। तो इसको वीक इंटरेक्शन की जनरल जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको बताने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इंटरेक्शन कौन कौन से होते हैं और एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं, किनको हमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ें बताना चाहूँगा। तो जब तक क्वार्क की खोज नहीं हुई थी, वैसे तो आपने ये सारी चीज़ें बीएससी में पढ़ी होंगी। बीएससी में एलिमेंट्री पार्टिकल का एक टॉपिक होता है। तो जब तक क्वार्क की खोज नहीं हुई थी तो जितने भी पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी जितने भी पार्टिकल थे, सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहलाते थे। एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मतलब है कि वे पार्टिकल जो किसी और पार्टिकल से मिलकर नहीं बने हैं, यानी स्वयं में ही वो संपूर्ण पार्टिकल है। जैसे हम कहें एटम, तो एटम तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर बना होता है। तो एटम को हम एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं कह सकते। अब जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये किसी से मिलकर नहीं बना, इसका कोई अंदर, जैसे एटम है उसका अंदर एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और उसके चारों ऑर्बिट्स होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक स्ट्रक्चर हो गया। तो जिस भी पार्टिकल का कोई स्ट्रक्चर है वो एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं हो सकता। अब जैसे इलेक्ट्रॉन है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, जो संपूर्ण इलेक्ट्रॉन ही होता है, उसमें किसी और पार्टिकल से मिलकर नहीं बना। ऐसे ही पहले जब तक स्टैंडर्ड मॉडल नहीं आया था, उससे पहले, यानी जो क्वार्क्स की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और जितने भी हेड्रॉन्स होते हैं या पाई मेसॉन, के मेसॉन, ये सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की कैटेगरी में आते थे। लेकिन जब क्वार्क्स की खोज हो गई, यानी जितने भी हेड्रॉन्स होते हैं वो क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, तो अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी हेड्रॉन है, तो इनको अब ये क्वार्क से मिलकर बने, तो इनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं कह सकते। तो स्टैंडर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स है अब घट के रह गया 38। जब तक क्वार्क की खोज नहीं हुई थी तो जितने भी पार्टिकल्स खोजे गए थे, लगभग 200 से ऊपर थे, सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहलाते थे। लेकिन क्वार्क्स की खोज के बाद ये संख्या एलिमेंट्री, क्योंकि जो जितने भी हेड्रॉन्स हैं वो क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, तो जितने भी हेड्रॉन्स हैं उनको अब एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो दूसरे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, उनका एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो जो 38 स्टैंडर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग जो 38 एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें 6 तो क्वार्क्स होते हैं। कौन कौन से क्वार्क्स हैं? एक क्वार्क होता है अप, एक डाउन, एक स्ट्रेंज, एक चार्म, एक बॉटम और एक टॉप। ये 6 क्वार्क हो गए। 6 क्वार्क है तो 6 ही एंटी क्वार्क होंगे। जो भी नेचर में पार्टिकल है उसका एक एंटी पार्टिकल जरूर होता है, ठीक है ना। तो 6 क्वार्क हो गए, 6 एंटी क्वार्क हो गए। इसी तरह से 6 लेप्टॉन होंगे। कौन कौन से लेप्टॉन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ, ये तो ये हो गए। और तीनों के एक एक न्यूट्रिनो होते हैं। इलेक्ट्रॉन का भी एक न्यूट्रिनो होता है, म्यूऑन का भी एक न्यूट्रिनो होता है और टाउ का भी एक न्यूट्रिनो होता है। तो 3 और 3 6 ये हो गया। और इनके एंटी पार्टिकल, और 6 इनके एंटी पार्टिकल हो गए, 6 एंटी लेप्टॉन हो गए। तो 6 क्वार्क, 6 एंटी क्वार्क, 6 लेप्टॉन और 6 एंटी लेप्टॉन। इसके बाद आते हैं 13 गॉस पार्टिकल, गॉस बोसॉन होते हैं। इनमें 8 तो ग्लूऑन्स होते हैं। ग्लूऑन्स जो होते हैं वो जो क्वार्क्स के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को मीडिएट करने का काम करते हैं। आपको कभी, अब क्लास तो हो नहीं रही है, तो जब कभी क्लास होंगी तो मैं बताऊंगा उसमें, जब कभी भी कोई फोर्स लगता है दो पार्टिकल्स के बीच में तो एक पार्टिकल का एक्सचेंज होता है।
एक एक्सचेंज पार्टिकल होता है, दोनों पार्टिकल के बीच में उसका एक्सचेंज होता है, उसके बिना वो फोर्स नहीं लग सकता। तो ग्लूऑन्स का एक्सचेंज होता है क्वार्क्स के बीच में, जब फोर्स लगता है तो ग्लूऑन्स। तो 8 तरह के ग्लूऑन्स हो गए। फिर वेक्टर बोसॉन होते हैं, डब्ल्यू बोसॉन। डब्ल्यू बोसॉन 2 तरह के होते हैं, और जेड बोसॉन, और एक फोटोन और एक ग्रेविटॉन। तो 1 2 3 4 5 और 8 13 गॉस बोसॉन हो गए। इसके बाद होता है एक हिग्स बोसॉन, जो अभी खोज हुई थी, जो हेड-ऑन कोलाइडर जो एक्सीलरेटर लगाया था उसमें जो खोज हुई थी, हिग्स बोसॉन। तो ये सभी मिला के जैसे 6 क्वार्क, 6 एंटी क्वार्क, 6 लेप्टॉन, 6 एंटी लेप्टॉन, 6 गॉस बोसॉन और 1 हिग्स बोसॉन। तो ये सभी मिला के 38 पार्टिकल्स होते हैं। तो इन्हीं को 38 पार्टिकल्स को ही हम बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इसके अलावा जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी इन्हीं से मिलके किसी तरह से बने हुए हैं, तो उनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल की कैटेगरी में नहीं रख सकते। अब आता है इन सभी पार्टिकल्स को हम पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फर्मियंस और बोसॉन्स। तो फर्मियंस जो होते हैं, फर्मियंस वो होते हैं, आपने वैसे 3rd ईयर में पढ़ी होंगी ये चीज़ें, जिनकी स्पिन हाफ 3/1/2 3/2 5/2 इस तरह की स्पिन होगी, तो वो फर्मियंस होंगे। और ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पिन 0 1 2 3 4 इस तरह की होगी, वो बोसॉन्स होंगे। जितने भी फर्मियंस होते हैं उनमें जो पार्टिकल होते हैं उनकी पेरिटी इवन होती है और एंटी पार्टिकल की पेरिटी ऑड होती है। जबकि जितने भी बोसॉन्स हैं उसमें चाहे वो पार्टिकल हो और चाहे वो एंटी पार्टिकल हो, दोनों की पेरिटी ऑड होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल की संख्या है वो 38 होती है, और उन सभी पार्टिकल, जितने भी डिस्कवर्ड पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल की बात नहीं कर रहे, जितने भी और भी से एलिमेंट्री पार्टिकल से भी मिलके बने हैं, तो उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फर्मियंस और बोसॉन्स। फर्मियंस में की जो स्पिन होती है वो क्या होती है, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल 1/3 1/2 3/2 5/2 7/2 एटसेट्रा। और बोसॉन्स हैं उनकी स्पिन 0 1 2 3 4 एटसेट्रा, ये स्पिन होती है। तो जितने भी फर्मियंस हैं, जो फर्मियंस में जो पार्टिकल है उनकी पेरिटी इवन, एंटी पार्टिकल की पेरिटी ऑड। बोसॉन्स में पार्टिकल की और एंटी पार्टिकल की दोनों की पेरिटी ऑड होती है। अब हम आते हैं 4 तरह के फंडामेंटल इंटरेक्शंस होते हैं नेचर में। वो कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन क्या किसमें होता है, कोई भी 2 मास हो, द्रव्यमान हो, उनके बीच में होगा। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हेड्रॉन्स के बीच में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कोई भी 2 चार्ज पार्टिकल हो उनके बीच में होता है। और वीक इंटरेक्शन भी कोई भी चार्ज पार्टिकल हो उनके बीच में। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और वीक इंटरेक्शन ये न्यूक्लियर इंटरेक्शन की कैटेगरी में आते हैं दोनों। कुछ पार्टिकल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन करते हैं, कुछ पार्टिकल वीक इंटरेक्शन करते हैं। अब इनकी हम स्ट्रेंथ को नापें तो अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ को हम 1 मान लें तो इसके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इससे 100 गुना कम होती है, यानी 1/100 होती है लगभग। अब ये कोई जो पैरामीटर्स हैं ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है इसमें। वीक इंटरेक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कंपैरिजन में 10⁻⁻15 होती है, यानी 1/10⁻15 इतना वीक होता है ये। और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन सबसे वीक होता है, यानी इसकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के कंपैरिजन में 10⁻39 टाइम्स होती है, यानी बहुत वीक इंटरेक्शन होता है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। अब जैसा मैंने बताया कोई भी इंटरेक्शन हो 2 पार्टिकल्स के बीच में, उनके बीच में फिर एक पार्टिकल का
एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, उसके बिना वो फोर्स लगेगा ही नहीं। अगर किसी पार्टिकल का एक्सचेंज नहीं होगा तो वो फोर्स, दोनों के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगेगा ही नहीं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, चाहे वीक हो, चाहे ग्रेविटेशनल हो। तो किस पार्टिकल का किस एक्सचेंज में, किस इंटरेक्शन में एक्सचेंज होता है, वो यहाँ इस लिस्ट में ये कहलाते हैं कैरियर पार्टिकल। तो जब क्वार्क्स के बीच में इस फोर्स लगता है तो वहाँ ग्लूऑन्स का एक्सचेंज होता है। 8 तरह के ग्लूऑन्स मैंने ऊपर बताए थे। क्वार्क्स के बीच में लगने वाले फोर्स का, जो फोर्स में ग्लूऑन्स का एक्सचेंज होता है, और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसमें पाई मेसोन का एक्सचेंज होगा। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में फोटोन का एक्सचेंज होता है। वीक फोर्स में, वीक इंटरेक्शन में डब्ल्यू बोसोन, 2 तरह के डब्ल्यू बोसोन है, डब्ल्यू प्लस और डब्ल्यू माइनस और जेड जीरो, इन बोसोन्स का एक्सचेंज होता है। इसकी वजह से ये वीक फोर्स लगता है। तो कोई भी 2 पार्टिकल हो, उनके बीच में जिनके बीच में वीक फोर्स लग रहा है, तो इन पार्टिकल्स का एक्सचेंज हो रहा होगा, तभी वो फोर्स लगेगा। इसी तरह से ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, यानी दो द्रव्यमानों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो उस वहाँ पर ग्रेविटॉन का एक पार्टिकल होता है, ग्रेविटॉन, उसका एक्सचेंज होता है, उसकी वजह से वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। हालांकि इन सभी पार्टिकल्स की तो खोज हो चुकी है, लेकिन ग्रेविटॉन की अभी तक खोज नहीं हुई है। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा होगा वो ग्रेविटॉन, उसको नाम दे दिया गया है ग्रेविटॉन। इसके बाद आती है फोर्स की रेंज, किस रेंज तक वो फोर्स कार्य करेगा, यानी कोई भी 2 पार्टिकल कितनी दूरी पर रखें हम कि उनके बीच में वो फोर्स लगे। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स की रेंज बहुत कम होती है, यानी 2 पार्टिकल्स, 2 हेड्रॉन्स, 2 या 3 फर्मी मतलब होता है, एक फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो 2 पार्टिकल्स 2 या 3 फर्मी दूरी पर रखे होंगे, तभी उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा। और वो पार्टिकल्स कौन से होने चाहिए? हेड्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है और इसकी रेंज है इन्फिनिटी, यानी चार्ज पार्टिकल के बीच में तब तक फोर्स लगता रहेगा जब तक उनके बीच में डिस्टेंस को हम इन्फिनिटी नहीं कर दें। इन्फिनिटी पे जाके वो फोर्स 0 होगा। वीक फोर्स की जो रेंज है बहुत कम होती है, यानी 10⁻³ फर्मी, यानी इस दूरी पर होंगे पार्टिकल, तभी उनके बीच में वीक फोर्स लगेगा। इससे ज़्यादा होने पर वीक फोर्स 0 हो जाएगा। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स 2 द्रव्यमानों के बीच में लगता है, इसमें चार्ज का कोई लेना देना नहीं है। जब 2 द्रव्यमानों के बीच में हम डिस्टेंस इनफाइनाइट कर देंगे तब जाके ये फोर्स 0 होगा। यानी चंद्रमा और पृथ्वी, इनके बीच में फोर्स लग रहा है क्योंकि डिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है। सूर्य और पृथ्वी, सन और अर्थ, इनके बीच में डिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं, तो इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो जब डिस्टेंस 2 द्रव्यमानों के बीच में इनफाइनाइट हो जाएगी तब जाकर ये 0 होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये कहलाती है रेंज ऑफ द इंटरेक्शन। तो ये 4 रेंज होंगे, अलग अलग फोर्स की अलग अलग रेंज है। स्ट्रॉन्ग फोर्स की 2 से 3 फर्मी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल की इन्फिनिटी, क्योंकि ये फोर्स इन्फिनिटी पे जाके, आपने फॉर्मूला देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का F=K(Q1Q2/r²। तो R को जब तक हम इन्फिनिटी नहीं रखेंगे तब तक फोर्स 0 नहीं होगा। इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F=G(M1M2/r²। तो R को जब इन्फिनिटी करेंगे तभी ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा। तो ये रेंज कहलाती है। इसके बाद आता है इंटरेक्शन टाइम। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन 10⁻⁻20 सेकंड में ही पूरा हो जाता है। कोई भी इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन या फोर्स लग रहा होगा तो वो इतने समय में ही अपना काम कर देगा। ये कहलाता है इंटरेक्शन टाइम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इंटरेक्शन टाइम होता है 10⁻⁻16 या इससे कम। वीक इंटरेक्शन का कैरेक्टरिस्टिक इंटरेक्शन टाइम होता है 10⁻12 या इससे ज़्यादा, यानी इससे कम में नहीं होगा। यानी कोई भी इंटरेक्शन
10⁻⁻12 से कम टाइम ले रहा है तो वो वीक इंटरेक्शन नहीं होगा। तो वीक इंटरेक्शन में जो टाइम लगता है वो 10⁻12 सेकंड या इससे ज़्यादा टाइम, ज़्यादा कितना भी हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, 10 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है, तो वो सभी वीक इंटरेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है इसमें तो बहुत टाइम लगता है, 10⁻16 सेकंड, कई घंटे कई साल हो गए, तो इतना टाइम ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में लगता है। तो ये करेक्टरिस्टिक टाइम है। तो आपको स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का हमेशा याद रखना है, 10⁻⁻23 सेकंड, इतना होता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का करेक्टरिस्टिक टाइम। अब हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा बीटा डिके है, हम मेनली बीटा डिके स्टडी करेंगे। तो बीटा डिके इस वीक इंटरेक्शन की कैटेगरी में आता है। बीटा डिके कैसा इंटरेक्शन है? वीक इंटरेक्शन। तो हम वीक इंटरेक्शन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीक इंटरेक्शन, पहले तो हम स्टडी करेंगे वीक इंटरेक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके बाद हम फिर बीटा डिके लेंगे और उसकी स्टडी करेंगे।